और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नमस्कार, गेम ऑन के इस संस्करण में आप सबका स्वागत है और हमारे इस वीकली प्रोग्राम में एक बार फिर से हम सप्ताह भर जो खबरें सुर्खियों में रही उनको एक बार फिर से आपके सामने लेकर के आए हैं। ये खबरें तो अपने आप में काफ़ी अहम होती हैं। हफ्ते भर की काफ़ी स्पोर्ट्स की गतिविधियां ऐसी होती हैं कि काफ़ी सारी खबरें होती हैं, लेकिन उन खबरों में भी कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो अपने स्थान बनाती हैं टॉप 3 खबरों में। तो इस हफ्ते की अगर पहली सबसे बड़ी खबर की अगर बात करें तो इस बार था राष्ट्रमंडल खेलों के लिए। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हमने एक तरह से आधिकारिक रूप से अपना जो प्रस्ताव है मेजबानी के लिए 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए वो हमने पेश कर दिया। यानी कि एक बड़ा कदम जो है वो भारत ने उठा लिया है। इसको लेकर के तमाम बातें हुई, तमाम तरह से चर्चाएं हुई और एक तरह से इस प्रस्ताव में अहमदाबाद के नाम को सुझाव भी दिया गया कि अहमदाबाद जो होगा वो मेजबान शहर के तौर पर सामने इसमें रहेगा। तो इसके काफी फायदे होंगे जब हम देखेंगे कि इसको किस तरह से आगे। लेकिन अगर दूसरी इस हफ्ते की जो दूसरी बड़ी खबर है वो रही एशियन शूटिंग से। जी हां, यहां पर हमारे निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। एक तरह से कह सकते हैं कि कुल 103 पदक जो हैं वो हमने हासिल किए। गोल्ड की हमने झड़ी लगा दी, चाहे ट्रैप की स्पर्धा हो, चाहे एयर राइफल रहा हो, चाहे पिस्टल की स्पर्धा रही हो, हर स्पर्धा में हमने मेडल्स जो हैं वो अपने नाम किए। तो कह सकते हैं कि शूटिंग में एक नया कीर्तिमान जो है वो एक बार फिर से हमने सामने रखा। और अब बात कर लेते हैं इस हफ्ते की तीसरी जो बड़ी खबर रही वो रही है चैंपियंस लीग का ड्रॉ। जी हां, चैंपियंस लीग का ड्रॉ जो है वो सामने आ चुका है और फुटबॉल प्रेमियों के लिए हमेशा से ये बहुत एक रोमांचक कहना चाहिए लीग रहती है। और जिस तरह से तमाम क्लब्स जो हैं वो जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो ये एक अलग ही रोमांच जो है वो पैदा करता है। और इस बार भी इसका रोमांच जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब जो होंगे वो रियल मैड्रिड क्लब के खिलाफ सामने होंगे ग्रुप स्टेज में। तो यानी कि ग्रुप स्टेज का काफी ज्यादा रोमांच अपने आप में सामने देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास कार्यक्रम की और इन खबरों को विस्तार से जानते हैं अपने इस कार्यक्रम गेम ऑन में। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ी हुई खबर के साथ, जहां पर भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक प्रस्ताव पेश कर दिया। शुक्रवार को भारत की ओर से कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स को यह औपचारिक बोली सौंपी गई। इस प्रतिनिधिमंडल में कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और गुजरात सरकार के अधिकारी भी शामिल रहे। इस प्रस्ताव के तहत अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए सुझाया गया है। यह संस्करण विशेष होगा क्योंकि 2030 में राष्ट्रमंडल खेल जो हैं वो अपने 100 वर्ष जो है वो पूरे भी करेंगे। तो यकीनी तौर पर यह एक बड़ी सफलता होगी और बड़ा कीर्तिमान जो है वो कहीं ना कहीं अगर देश को इसकी मेजबानी मिलती है तो सामने देखने को मिलेगा। और अब जान लेते हैं कि अहमदाबाद को आखिरकार क्यों एक आदर्श के तौर पर सामने रखा जा रहा है। तो आप भी जानना चाह रहे होंगे कि कोई और भी हो सकता था, तो क्योंकि अहमदाबाद में विश्व स्तरीय स्टेडियम है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से वहां पे खेल संरचनाएं जो हैं वो नया रूप ले रही हैं। इसके अलावा अत्याधुनिक अभ्यास सुविधाएं और खेल संस्कृति जो है वो वहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा 2023 का क्रिकेट जो विश्व कप हुआ था,
हम सब जानते हैं फाइनल का जब आयोजन हुआ था तो बड़े स्तर पर इस आयोजन को किया गया था और उसमें देश ने कामयाबी हासिल की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल खेल एन्क्लेव जो है वो भी अहमदाबाद में है, तो एक कह सकते हैं कि एक पूरा कल्चर जो है वो अहमदाबाद में बिल्डअप हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस सेंटर में क्या है, एक्वेटिक सेंटर है, फुटबॉल स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, तमाम तरह की प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित होती हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से अपने आप को सामने रखा। अब आपके दिमाग में होगा कि क्या हमें मेजबानी मिलेगी, तो बिल्कुल कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की जो जनरल असेंबली है वहां पर मेजबान देश का जो है वो चुनाव किया जाएगा। कनाडा ने पैसों की कमी की वजह से जो है वो अपना मेजबानी की जो दावेदारी है उससे नाम जो है वो वापस ले लिया है, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा भी है। अब दूसरी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्योंकि ये अहमदाबाद में स्थित है और वहां पर हम इसको एक मेजबान के तौर पर देख रहे हैं, शहर के तौर पर। देश का सपना क्या है, 2036 ओलंपिक की मेजबानी का भी, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा चांस है कि भारत को जो है वो 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी दी जाए, क्योंकि 2036 का हम सपना देख रहे हैं। अब है कि मेजबानी से क्या फायदा मिलेगा, तो युवा खेल की ओर जो है वो आकर्षित होंगे, यानी कि जब एक स्पोर्ट्स इतना बड़ा क्रिएट होता है देश में तो युवा जो होते हैं वो आगे आते हैं। स्थानीय व्यापार को जो है वो फायदा मिलता है, जरूरत की हर चीजें जो होती हैं वो जुड़ती हैं, रोजगार के जो हैं वो अवसर बढ़ते हैं, आप तमाम तरीके की जो चीजें हैं उनको आपके जरूरतें पड़ती हैं और उनके चलते आपका जो रोजगार है और जो पर्यटन है, क्योंकि विश्व भर से जो है वो लोग आते हैं यहाँ पर देखते हैं, तो वो सब भी होता है। और स्पोर्ट्स साइंस और इवेंट मैनेजमेंट में अवसर जो हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए एक मेजबानी मिलने से कितने फायदे जो मिल रहे हैं देश को वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से हटकर चलते हैं शतरंज की ओर, जहां भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल मास्टर वंतिका अग्रवाल का मानना है कि देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। इसके साथ ही वंतिका ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य जो है वो ग्रैंड मास्टर्स की उपाधि को हासिल करना है, जिसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। शतरंज की बिसात पर वंतिका अग्रवाल वो नाम है जिन्होंने बेहद कम समय में अपने आप को नए सिरे से सामने रखा है। इस वक्त वो हमारे साथ हैं और क्या कुछ इन दिनों उनका शतरंज की बिसात पे किस तरह से वो खुद को आगे बढ़ा रही हैं, इस पर विस्तार से उनसे बात करते हैं। वंदिका, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। और सबसे पहला सवाल, हम सबको वो याद है, वो पल याद है जिस तरह से ओलंपियाड में आपने जब गोल्ड जीता था, साथ ही साथ एशियन गेम्स में भी आपने देश को मान बढ़ाया था। हाल फिलहाल में अब किस तरह से अपने आप को आप इस खेल में आगे बढ़ा रही हैं? मैं बहुत सारे ओपन टूर्नामेंट्स में कंसंट्रेट कर रही हूँ खेलने के लिए, ताकि मेरा लेवल, मेरे स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होते रहे। और अभी कुछ 2-3 दिन बाद हम ग्रैंड स्विस के लिए भी जा रहे हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि वहाँ मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाऊँ और देश का नाम रोशन कर सकूँ। जी, आपकी अगर बात करें खेल की, तो आपने अभी कुछ समय पहले ही फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जो थी अर्नव शेनीना, उनको भी चौंकाया था अपने खेल से। जो एक्सपोजर मिलता है उससे गेम और इम्प्रूव होते जाते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि मैंने फिर ओलंपियाड में गोल्ड जीता, फिर अर्नव शेनीना से मैं जीत पाई, तो वो जो स्किल्स इम्प्रूव होती है, और वो जो आप जब बड़े प्लेयर्स, अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो आपका जो लेवल बढ़ता है, फिर आप और उनके साथ और अच्छा खेल सकते हो, वो प्रेशर हैंडल कर पाते हो आप। कैसे देखते हैं इससे एक पूरे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश में जिस तरह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है? तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है देश के लिए, क्योंकि जैसी कंट्री में इतना बड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स आता है तो और बहुत सारे लोग एक तो स्पोर्ट्स देखने लगते हैं, इंस्पायर होते हैं, और बहुत नए बच्चे खेलना भी शुरू कर देते हैं। तो जैसे कुछ साल पहले कॉमनवेल्थ हुआ था, तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स इतना सब बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया था तब दिल्ली में। अब गुजरात का भी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, और आई थिंक इतना ज़्यादा ही लोग और जुड़ जाएंगे स्पोर्ट्स से, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। 2036 ओलंपिक का भी हम सपना देख रहे हैं कि हम उसको होस्टिंग करें। कैसा लगता है आपको? मतलब हालांकि अभी काफ़ी लंबा समय है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी जिस तरह से देश अपनी एक पहचान बनाता जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे स्पोर्ट्स में, उसको देखते हुए ये रोड मैप जो है वो आपको किस तरह का दिख रहा है? मुझे लग रहा है अब तो कि चेस हो, शूटिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, सारी स्पोर्ट्स में, रेसलिंग हो, सब में इंडिया अपना नाम, देश हम रोशन करते जा रहे हैं। तो बस अब ओलंपिक्स आने की देरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं वंतिका अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश जो है वो लगातार खेल के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। खिलाड़ी मैदान पर अपना असर दिखा रहे हैं, मेडल्स जीत करके ला रहे हैं, तो वहीं सरकार जो है वो
खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत कर रही है, जिसका नतीजा 2036 ओलंपिक मेज़बानी हमें मिले इसके रूप में दिखाई दे सकता है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, नोएडा। तो गेम ऑन के इस कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए डीडी न्यूज़। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और अब बात कर लेते हैं बिहार में आयोजित हो रहे हॉकी के एशिया कप की। जी हां, हॉकी एशिया कप का आयोजन इस बार बिहार के राजगीर में हो रहा है। बिहार खेल के विश्व पटल पर नए सिरे से खुद को सामने भी रख रहा है। 8 देशों का यह टूर्नामेंट 7 सितंबर तक चलेगा, लेकिन बड़ी बात यहां जीत और हार नहीं है, बल्कि बिहार का खेल के विश्व पटल पर खुद को सामने रखना है। हॉकी का यह आयोजन बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान जो है वो खेल के तौर पर गढ़ने में मदद कर रहा है। बिहार में हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन हुआ था। बिहार का राजगीर देश के खेल मानचित्र पर तेजी से उभरता नया केंद्र जो है वो बन चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में सेपक की जो है वो वर्ल्ड कप जो है वो भी आयोजित हुआ था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार में एक स्पोर्ट्स जो कल्चर है वो तेजी के साथ डेवलप हो रहा है। और अब बात करते हैं निशानेबाजी की। जी हाँ, कजाकिस्तान के शिमकेट में आयोजित हुई एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय दल ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के इतिहास में अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफलता पाई। भारतीय निशानेबाजों ने सीनियर और जूनियर स्पर्धाओं में 52 स्वर्ण सहित कुल 103 पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता के अंतिम दिन अंकुर मित्तल ने पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में 107 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राजकमल सिंह संधू ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में 583 अंक के साथ व्यक्तिगत स्वर्ण जीता। टीम इवेंट में संधू, गुरप्रीत और अंकुर गोयल की तिकड़ी ने कुल 1733 अंकों के साथ टीम गोल्ड जीता। महिलाओं की बात करें तो यहां पर 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में मानिनी कौशिक ने 617.8 अंकों के साथ कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत ने पोडियम क्लीन स्वीप किया। अनुष्का सिंह भाटी ने स्वर्ण, राजकुंवर प्रणील इंगले ने रजत और यशाया हाफिज और कॉन्ट्रैक्टर ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने भी 3 कांस्य पदक जीतकर भारत की पदक तालिका में योगदान दिया। भारत ने तीनों श्रेणियों में सीनियर, जूनियर और युवा में 52 स्वर्ण, 26 रजत और 25 कांस्य पदक सहित कुल 103 पदक जीते। भारत के 35 सीनियर निशानेबाजों और 129 जूनियर प्रतिभागियों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, जहां सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार बैडमिंटन जोड़ी ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का पदक पक्का कर लिया। सात्विक चिराग ने पुरुषों की युगल स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक सुनिश्चित किया। क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग ने दूसरी वरीयता प्राप्त एरॉन चिया और सो वुई यिक की मलेशियाई जोड़ी को 21-12, 21-19 से हराया। भारतीय जोड़ी को यह मुकाबला जीतने में महज 43 मिनट लगे। भारतीय जोड़ी को पेरिस ओलंपिक में इसी जोड़ी से हार का मुंह देखना पड़ा था। सात्विक चिराग की जोड़ी का इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में यह दूसरा पदक होगा। इससे पहले उन्होंने 2022 में कांस्य पदक अपने नाम किया था। एशियाई खेलों की विजेता भारतीय जोड़ी का सामना अब 11वीं वरीयता प्राप्त चीन के चेन वो यांग और लिू यी से होगा। तो बैडमिंटन की खबरों को देखा, हमने शूटिंग की खबरों को देखा और देखा किस तरह से बिहार जो है वो अपने आप को स्पोर्ट्स कल्चर के रूप में डेवलप कर रहा है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं और चलते हैं US ओपन की ओर।
यूएस ओपन मिक्स डबल्स मुकाबले इस बार खास अंदाज में खेले गए। इस बार टूर्नामेंट के नए फॉर्मेट में काफी बड़े बदलाव देखने को मिले, जिस वजह से ये मुकाबले कई मायनों में खास भी रहे। यूएस ओपन 2025 मिक्स डबल्स का खिताब सारा ईरानी और एंड्रिया वाल्सुरी की जोड़ी ने अपने नाम किया था। यूएस ओपन मिक्स डबल्स के नए फॉर्मेट पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2025 में बड़ा बदलाव देखने को मिला। ग्रैंड स्लैम के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब टूर्नामेंट की अन्य स्पर्धाओं से पहले मिक्स डबल्स के मुकाबले खेले गए। लेकिन जहां एक और कोर्ट पर रोमांच चरम पर था, वहीं दूसरी ओर टूर्नामेंट के नए प्रारूप को लेकर विवाद गहराता गया। यूएस ओपन 2025 में इस बार खेल के नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिले। आयोजकों ने परंपरागत प्रारूप में कई बदलाव किए ताकि मैच को तेज, रोमांचक और टीवी दर्शकों के अनुकूल बनाया जा सके। यूएस ओपन के नए प्रारूप के मुताबिक मिक्स डबल्स में अब पूरे 3 सेट की जगह सिर्फ 1 सेट और सुपर टाई ब्रेक रखा गया। इसके अलावा नो एड स्कोरिंग सिस्टम लागू किया गया, जिसमें ड्यूस के बाद सीधे निर्णायक पॉइंट खेला जाता है। वहीं खिलाड़ियों को अब कम समय में वार्म अप करना होता है। टीवी ब्रॉडकास्ट के अनुसार मैच टाइमिंग को भी कम कर दिया गया है। इसके अलावा खिलाड़ी अब ब्रेक में कोच से सीमित सलाह ले सकते हैं। इन बदलावों का उद्देश्य मैच की अवधि को कम करना और कोर्ट पर लगातार एक्शन बनाए रखना था। लेकिन टेनिस जगत इस फैसले पर बंट गया है। कुछ इसे खेल का आधुनिक रूप मानते हैं, जबकि कई दिग्गजों का मानना है कि इससे मैचों की रणनीतिक गहराई और खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती की असली परीक्षा प्रभावित होती है। आयोजकों के मुताबिक इन बदलावों का उद्देश्य मैचों की अवधि को कम करना और टीवी दर्शकों के लिए अनुभव को बेहतर बनाना था। लेकिन खिलाड़ियों और विशेषज्ञों का एक वर्ग इस बदलाव से नाखुश नजर आया। उनका कहना है कि छोटे प्रारूप में गुणवत्ता और रणनीति की गहराई पर असर पड़ा है। लेकिन यूएस ओपन का यह प्रयोग कितना सफल रहेगा, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन एक बात तय है कि टेनिस अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई यूएस ओपन का जो रोमांच है वो इस बदले हुए फॉर्मेट के साथ और भी ज़्यादा एक कहना चाहिए कि आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। और अब रुक कर लेते हैं फुटबॉल का, जो कि हमारी हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर रही चैंपियंस लीग से जुड़ी हुई। जी हाँ, यूरोपीय क्लब फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस लीग के 2025-26 सत्र के लिए ड्रॉ जो हैं वो घोषित हो गए हैं। ड्रॉ के बाद लीग चरण में खेल प्रेमियों को कई हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी का सामना रियल मैड्रिड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन पीएसजी को बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 36 टीमों के नए फॉर्मेट में हर क्लब जो है वो 8 मैच खेलेगा। शीर्ष 8 टीमों को सीधे राउंड ऑफ 16 में जगह मिलेगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जो है वो 30 मई 2026 को बुडापेस्ट में खेला जाएगा। आप देखिए रिपोर्ट। तीन महीने पहले फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने जब पहली बार चैंपियंस लीग की ट्रॉफी अपने नाम की थी, तब से इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के अगले सत्र का इंतजार फुटबॉल प्रेमियों द्वारा किया जा रहा था। 2025-26 सीजन का ड्रॉ सामने आ चुका है और इस बार इंग्लिश क्लब से लेकर यूरोपियन दिग्गजों तक सभी के सामने रोमांचक चुनौतियां खड़ी हैं। बुडापेस्ट में होने वाले फाइनल तक के सफर में खेल प्रेमियों को इस बार कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिलने जा रहे हैं। चैंपियंस लीग के इस सीजन में 14 ऐसी टीमें खेलेंगी जो पहले खिताब जीत चुकी हैं और मिलकर अब तक 50 ट्रॉफियां हासिल कर चुकी हैं। इनमें मौजूदा चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन भी शामिल है। इस बार चैंपियंस लीग में आधे से ज्यादा 19 टीमें यूरोप के 4 बड़े देशों इंग्लैंड, इटली, स्पेन और जर्मनी से होंगी, जिनमें से अकेले इंग्लैंड से 6 टीमें खेलेंगी। वहीं इस सीजन में 4 नए क्लब पहली बार हिस्सा लेंगे। 20 साल में पहली बार कोई यूक्रेनी टीम इसमें हिस्सा नहीं ले रही। एथलेटिक बिल्बाओ इस टूर्नामेंट में लंबे समय बाद वापसी कर रहा है। उसने आखिरी बार 2014-15 में ग्रुप स्टेज खेला था। ड्रॉ के बाद इस बार खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही मौजूदा चैंपियन पीएसजी, 15 बार की विजेता रियल मैड्रिड और इंग्लिश चैंपियन लिवरपूल, इनके अलावा बार्सिलोना, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिख और चेल्सी जैसी टीमें भी खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। लिवरपूल को इस बार घरेलू मैदान पर रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी जैसी दिग्गज टीमों का सामना करना है। वहीं घर के बाहर उन्हें इंटर मिलान और फ्रैंकफर्ट जैसी टीमों से खेलना होगा। एक अन्य इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी का भी ड्रॉ बेहद दिलचस्प है। सिटी घरेलू मैदान पर रियल मैड्रिड
मैड्रिड, डॉर्टमुंड और इटली की चैंपियन नेपोली से भिड़ेगी। नेपोली के साथ घरेलू मुकाबले का मतलब केविन डी ब्रुइन के लिए मैनचेस्टर में वापसी होगी। उधर मौजूदा चैंपियन पीएसजी को बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। घरेलू मैदान पर उनके सामने टॉटनहैम, न्यूकैसल और अटलांटा जैसी टीमें भी होंगी। इस बार के नए फॉर्मेट में कुल 36 टीमें खेल रही हैं। हर क्लब को 8 मैच खेलना होगा। इनमें 4 मैच अपने घर पर और 4 बाहर होंगे। शीर्ष 8 टीमें सीधे प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी, जबकि 9 से 24 पायदान तक की टीमों को प्ले ऑफ राउंड से गुजरना होगा। प्रतियोगिता का फाइनल 30 मई 2026 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई चैंपियंस लीग का जो रोमांच होता है वो अपने आप में खास होता है। लेकिन इन सब खबरों के बीच में ये हफ्ता कुछ और भी रहा, यानी कि स्पेशल किसी और वजह से भी रहा। जी हाँ, इस हफ्ते 2 बड़ी खेल शख्सियतों के जन्मदिन जो थे वो भी सामने आए, जिसमें से एक थे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। तो उन पर भी हमने एक खास रिपोर्ट बनाई। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी की पहचान है और 8 बार के ओलंपिक चैंपियन। भारत के हॉकी के स्वर्णिम काल में मेजर ध्यानचंद का योगदान सर्वोपरि रहा। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का हॉकी में वही रुतबा है जो फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन का है। कहते हैं जब ध्यानचंद हॉकी स्टिक लेकर मैदान पर उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादुई स्टिक से हॉकी खेल रहे हों। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी से जुड़े जितने किस्से हैं उतने शायद ही दुनिया में किसी खिलाड़ी के हों। कहा जाता है कि एक बार जब वे हॉलैंड में खेल रहे थे तब उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक लगे होने की आशंका में उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ कर देखा गया था। इसी तरह एक बार जापान में खेलते वक्त ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से गेंद को चिपकी हुई देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही जाने लगी। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए हैं उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में वे सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1988 के एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में उन्होंने भारत की ओर से सबसे ज्यादा 14 गोल किए। उनके शानदार प्रदर्शन के बाद एक अखबार ने लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश कर दी थी, लेकिन ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया था। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने मेजर ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। ध्यानचंद के सम्मान में भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। लंबे समय तक विश्व हॉकी के शिखर पर रहे मेजर ध्यानचंद का देहांत 3 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में हुआ। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर करने की बजाय उसी मैदान पर किया गया जहां वे हॉकी खेला करते थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई ध्यानचंद के जो हॉकी की जो जादूगरी थी उसके तो हर कोई उसका कायल था। बहरहाल यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर में कार्यक्रम भी जो है वो आयोजित किए गए।
इसी कड़ी में आज दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित सुदेवा फुटबॉल अकादमी में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल युवाओं को सम्मानित भी किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश में खेलों को लेकर एक नई क्रांति आई है और देश जो है वो लगातार विश्व पटल पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी को तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं द्वारा खेले गए फुटबॉल मैच का भी आनंद लिया। 2014 के बाद जो मोदी जी ने स्पोर्ट्स के लिए किया है, आई एम रेफरिंग टू दिस बिल विच वाज पास्ड इन द लास्ट पार्लियामेंट. You will see the impact of that. They have been pushing the promotion of sports. और आजकल भी आप कोई भी हमारी जो टीम बाहर जाती है, अगर उसमें से आप देखें, if you analyze, तो टेकी I think our sports, our OMCs are major sponsors. अच्छा, और sports की diversification हो रही है. You have different sports people coming up. अभी हमने Commonwealth Games host करनी है 2030 में, उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है हम ओलंपिक्स भी करेंगे 2036 में। तो उसका इकोसिस्टम बनाना, उसके बारे टू प्रोड्यूस दैट, उसलिए नेशनल स्पोर्ट्स डे का सेलिब्रेशन, उसका मैसेज आपके माध्यम से लोगों तक ले जाना, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब जगह में खेल हो रहा है, खेलो इंडिया हो रहा है, फिट इंडिया हो रहा है, और अभी एक नई मुहिम शुरू हुई है साइक्लोथॉन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है रिमेन फिट, ओबेसिटी के अगेंस्ट लड़ाई लड़िए। हम सब ये कर रहे हैं, हम लोग अपने कंधे से कंधा मिलाकर, माननीय मंत्री जी, हमारे हरदीप पुरी जी, हमारे पैटर्न इन चीफ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और उसके बढ़कर हम लोग खेलों को प्रमोट करना चाहते हैं। हम चाहे कस्बे में, चाहे वो स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट के थ्रू हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आपको इंटर्नशिप के थ्रू हो, चाहे कोचिंग कैंप के थ्रू हो, हम सब ये बढ़ाने में लगे हैं। हम यही चाहते हैं कि इंडिया का जो आगे में सोच है, 230 में कॉमनवेल्थ गेम हो और 2036 में जो अगर ओलंपिक्स आता है तो वो इंडिया में ही आए। हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं और हम कंधे से कंधा। तो वाकई देश में खेलों को लेकर के माहौल बदल रहा है और खेल जगत से जुड़ी तमाम बड़ी अन्य खबरों को इस रैप के जरिए आप देखिए और इसका आनंद उठाइए। और हमें आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आरसीबी किंग्स ने आईपीएल 2025 में खिताबी जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के पीड़ित परिवारों के लिए मदद का ऐलान किया है। आरसीबी किंग्स भगदड़ में जान गंवाने वाले प्रत्येक प्रशंसकों के परिजनों को 25 लाख रुपए देगा। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2025 से बाहर हो गयीं। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वर्दोनी ने उन्हें मात दी। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का विश्व चैंपियनशिप में 6वां पदक जीतने का सपना टूट गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को डूरंड कप 2025 का खिताब जीतने पर सम्मानित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने विजेता टीम को प्रेसिडेंट्स कप प्रदान किया। चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। अपने संन्यास लेने पर चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि लंबे समय तक भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व का क्षण है। देश के लिए खेलने की यह यात्रा अद्भुत रही है। साथ ही उन्होंने कोच, टीम के सदस्यों और सहयोगी स्टाफ का भी धन्यवाद किया। भारतीय तीरंदाजी संघ ने बहुप्रतीक्षित आर्चरी प्रीमियर लीग के पहले सीजन की तारीखों और खेल स्थल की घोषणा कर दी है। यह लीग 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी। भारतीय तीरंदाजी संघ की ओर से इस बार लीग का लोगो भी लॉन्च किया गया। भारतीय भारोत्तोलकों ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग में कुल 7 पदक जीते, जबकि उभरते हुए स्टार साईराज परदेशी ने रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीतकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मौजूदा राष्ट्रीय खेलों के चैंपियन दिलबाग सिंह ने पुरुषों के 94 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता। 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच वर्ष के चौथे और आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के चौथे दौर में पहुंच गए हैं। तीसरे दौर में उन्होंने कैमरन नूरी को हराया। इसके साथ ही जोकोविच यूएस ओपन के चौथे दौर में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं।
अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने यूएस ओपन के चौथे राउंड में जगह बना ली है। तीसरे दौर में फ्रिट्ज ने स्विट्जरलैंड के जोरम किम को शिकस्त दी। बेलारूस की अरेना सबालेंका ने यूएस ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली है। तीसरे राउंड में सबालेंका ने कनाडाई खिलाड़ी को हराया। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।